Next, radioisotopes. Radioisotopes. These are the isotopes of an element. These are the isotopes of an element, comma, capable of emitting radiations just as radioactive elements do. For example, देखिए कार्बन का अभी लिखना नहीं, फॉर एग्जांपल मैं लिखवाऊंगी। जैसे कार्बन का नंबर हमने लिखा C612, इसके आइसोटोप की जब बारी आती है तो इसका आइसोटोप हम क्या बोलते हैं? C614। अब मैंने बोला कि नहीं भाई इसका आइसोटोप कौन है? C611 एंड C613। तो ये वाले जो हैं ये हमारे कॉमन आइसोटोप्स नहीं है। ये कौन से आइसोटोप्स कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मतलब ये तभी प्रोड्यूस हो रहे हैं जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें से मतलब अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, तभी जाके हम इन लोगों को देख पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली हमारे पास कार्बन का आइसोटोप ये वाला होता है, ये वाला नहीं। तो आप लिखिए फॉर एग्जांपल C613 एंड C611 are radioisotopes of C612. Next heading लिखिए use of radioisotopes. First point, in medical dash करके लिखिए to study the deficiency of RBC. To study the deficiency of RBC by iron 59. Iron 59. कॉमा करके pumping action of heart, pumping action of heart by sodium 24. अब ये सोडियम 24 समझ में आ रहा है? सोडियम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23, लेकिन अब 23 की जगह तो ये कौन सा आइसोटोप है? रेडियो आइसोटोप। इस रेडियो आइसोटोप को हम लोग यूज कर रहे हैं इन मेडिकल साइड। तो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बाय सोडियम 24 एंड आयोडीन 131, comma, to detect brain tumor, comma, treatment of cancer, treatment of cancer by cobalt 60, cobalt 60 and gold 198, comma, for skin disease by phosphorus 32,
ठीक, फुल स्टॉप कर दो, बहुत सारे हो गए। इसमें एक नाम ध्यान रखना, आयोडीन 131। आयोडीन वाला जो पार्ट है वो बहुत जगह यूज होता है। आयोडीन हम लोगों ने लिखा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, उसके अलावा किडनी, लिवर, ब्रेन ट्यूमर, इन सब के लिए कौन सा यूज करेंगे, आयोडीन 131। और थायराइड ग्लैंड का अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, थायराइड ग्लैंड कभी ध्यान हो बाई चांस मैथ्स वालों को, तो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ पर थायराइड ये वाली जगह पर प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है, छोड़ो नहीं बता दो, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और इसकी फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है आयोडीन, इसीलिए हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, टाटा नमक, देश का नमक। बोले ऐड कर रहे हो ना भैया, टाटा सॉरी आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। और ये आयोडीन जो है हमारे थायराइड को एक्टिवेट करके रखता है कि वहां पे उसमें से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन वगैरह बायो है सीक्रेट होता रहे। यहाँ पर क्वाइटर हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है वो स्वेलअप हो जाता है अगर आयोडीन की कमी होती है तो। एक्चुअली आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम होगी, थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल बॉडी में मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और सबसे पहला सिम्टम उसका पार्ट होगा यहाँ पर स्वेलिंग आ जाना, और उसे हम लोग नाम देते हैं क्वाइटर। तो आयोडीन को मेनली ध्यान रखना, आयोडीन 131। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इन एग्रीकल्चर सब में बायो बायो आ जाएगा, चलो इतना सा लिख लो, टू स्टडी द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, इन इंडस्ट्री डैश करके टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन, फ्लॉज FLAWS, फ्लॉज इन मेटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट, इन रेडियो एक्टिव डेटिंग। अभी बस यहाँ फुल स्टॉप कर दो। एक्चुअली अपना टॉपिक अब रेडियो एक्टिव डेटिंग रहेगा, थोड़ा सा समझा रही हूँ। रेडियो एक्टिव नहीं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम कैसे करता है, सबका बेस एक जैसा ही होता है, क्योंकि अपन ने बोला मेडिसिन में काम कर रहा है, फर्टिलाइजर्स के लिए चेक करने के लिए काम कर रहा है। क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कैसे काम करेगा। फर्टिलाइजर जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी होते ही होते हैं। तो उस प्लांट में नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है या पोटेशियम कम है, या उल्टा बोलूं कि उसे नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, फास्फोरस ज्यादा चाहिए या पोटेशियम ज्यादा चाहिए, ये हर एक प्लांट के लिए मुझे जज करना है। मैं लैब में काम कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल, और मुझे ये जज करना है कैसे करेंगे। बोले इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। ठीक, मुझे ये देखना है कि हमारी बॉडी में किस जगह पर ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, अनवांटेड ग्रोथ। एक्चुअली जैसे हम लोग वर्ड बोलते हैं कि कैंसर हो गया, तो कैंसर का मतलब कई जनों के दिमाग में बोले बस एक ट्यूमर, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ अकर हो गई, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया कैंसर। एक्चुअली ये हमारी ही बॉडी के सेल, हमारी बॉडी के सेलों को जिस काम के लिए आगे जाना चाहिए था वो उस काम के लिए नहीं गए,
और कुछ वही एरर मिस्टेक्स है वो एक जगह रुक गए। अब जब वो एक जगह रुक गए तो वहीं पर उनकी ग्रोथ चालू हो गई। इस जगह मुझे चाहिए नहीं था लेकिन उसकी ग्रोथ वहीं पर चालू हो गई, इसे हमने नाम क्या दे दिया, ट्यूमर। ठीक, तो इस ट्यूमर का डिटेक्शन भी रेडियो आइसोटोप से होता है। बहुत सारी चीजें अपन ने लिखी। एक कॉमन एग्जांपल की ये काम कैसे करता है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचने वाला, इससे तो अभी भी डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल, बायो में ये पार्ट पढ़ाया जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है, ये बात तो सबको पता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल ऐसा लिया जो कॉमन मैथ्स बायो वालों को समझ में आए कि CO2 प्लस H2O। पता है आपको कि प्लांट जो है वो क्लोरोफिल लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, पानी लेते हैं, CO2 लेते हैं, पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन इज रिलीज, सबको मालूम है ये, कोई भी। ठीक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन CO2 में से बाहर निकल रही है कि H2O में से बाहर निकल रही है। O2 बाहर निकला, कहां से निकला, डेफिनेटली हमने यहाँ पर 6CO2 6H2O यही सब हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है। ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है ना, पर दिखेगी ऑनलाइन को। हाँ, ऑक्सीजन दोनों जगह पर है। क्वेश्चन ये आया कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुआ, भाई सबके दिमाग में अपनी अपनी क्वेरीज है, इसीलिए तो हम इतना पढ़ रहे, नहीं तो पढ़ क्यों रहे होते। ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है ये मिल रही है फ्रॉम वाटर, है ना मैम, ये तो आपने बोल दिया, हम कैसे माने। क्या किया गया कि हम लोगों ने एक प्लांट को रखा और उस प्लांट को जो पानी दिया गया है ना, वो वाटर में ऑक्सीजन कौन सा वाला ले लिया, रेडियो आइसोटोप वाला। नॉर्मली इट इज O8-16, उसकी जगह हम लोगों ने O8-18 वाला पानी स्पेशली बनाया इसीलिए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमने वो वाटर लिया और CO2 नॉर्मल जाने दी। ठीक, अब चेक किया कि यहाँ पर जो O2 आ रहा है वो आइसोटोप वाला आ रहा है, तो इसका मतलब H2O में से बाहर निकला, और वो ऑक्सीजन अगर नॉर्मल वाला आ रहा है तो इसका मतलब CO2 में से निकला। तो हमें मिला कि ये जो ऑक्सीजन निकला है ये आइसोटोप वाला ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोगों ने पूरा फाइनलाइज कर दिया, जो भी ऑक्सीजन रिमूव आउट हो रहा है इट इज बाय H2O। समझ में आता है, ऐसा हर एक चीज के लिए हम लोग करते हैं कि जब हम लोगों को देखना है कि प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम क्या चीज चाहिए, तो हमने पहले एक एलिमेंट उसके अंदर आइसोटोप वाला भेजा, उसको चेक करा, फिर दूसरा भेजा, फिर चेक करा। इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई अभी सुबह बोला और दोपहर में आंसर आ गया, बुक नहीं चल रही, एक्सपेरिमेंट चल रही। ठीक है, ऐसे ही जब किसी पर्सन का, जैसे अपन ट्यूमर और ये सब चेकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी बॉडी में, मतलब मुझे नहीं आइडिया आपको पता है या नहीं, सिटी स्कैनिंग की गिनती में ये पार्ट आता है। एडवांस सिटी स्कैनिंग होती है, उसमें वो लोग आपको एक स्पेशल बोलते हैं कि भाई ये पानी पी लो, सिंपल, वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये पानी की बोतल दे दी 1 लीटर पानी में, बोले ये दवाई डाल के और आपको इसको 1 घंटे 2 घंटे में खत्म करना है, उसके बाद आपको 10-15 मिनट रुकना है, फिर हम आपका सिटी स्कैन करेंगे। ये जस्ट आप लोगों को समझा रही हूँ, सच में ऐसा होता है, ये नहीं बोल रही झूठ भी नहीं होता, सच में ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से कोई एग्जांपल बना दिया। सिटी स्कैनिंग में, स्पेशल सिटी स्कैनिंग में ऐसा होता है। अब क्या होगा कि जब वो पानी है तो उसके अंदर हमने एक ऐसा एलिमेंट डाला है जिसको हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पर चेक करेंगे, तो वो एलिमेंट जहां जहां तक जाता जा रहा है वहां वहां तक हमें वो ट्रेस करता हुआ नजर आता जाएगा, क्योंकि वो ट्रेसिंग चल रही है हमारी। जहां पर जाकर वो रुक गया, इसका मतलब वो जगह ऐसी है जहां से ये पार्ट आगे नहीं जा पा रहा, वहां पर ब्लॉकेज आ गई, या हो सकता है वहां से वो स्प्रेड हो जाए, इसका मतलब वहां पे कोई जगह में ब्रोकन पार्ट है जिससे वो स्प्रेड हो रहा है। अलग अलग बात के अलग अलग जजमेंट है। आगे नहीं जा पाया मतलब ब्लॉकेज है, वहां जाकर स्प्रेड हो गया मतलब ऐसा कोई पार्ट प्रेजेंट है जो उसको स्प्रेड करता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे रेडियो आइसोटोप्स की गिनती में आती है। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग।
इससे ज्यादा में बायो हो जाएगा, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, भले ही कुछ भी हो। चलिए, रेडियो एक्टिव डेटिंग लिखिए। इट इज अ प्रोसेस which is used to estimate the age of some geological formations. Geological formations. Full stop. It was first discovered by Rutherford and Joly in 1913. 1913. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यूरेनियम लेड, यूरेनियम डैश लेड dating is used to know the age of the earth. Comma, carbon dating is used to estimate the time that has elapsed, elapsed after the death of extinct organisms. मेनली हम जो ले रहे हैं वो कार्बन 14 डेटिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉसिल्स की बात करेंगे कि ये फॉसिल कितना पुराना है। फॉसिल्स की एज नहीं लिखते, हम लोग वर्ड यूज करते हैं टाइम इलैप्स, यानी ये फॉसिल कितना पुराना है ये बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि ये बोलना कि व्हाट इज द एज ऑफ द फॉसिल। ठीक है, एक्चुअली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, पहले कहानी यहाँ से चालू करते हैं कि C614 एक आइसोटोप हुआ, रेडियो आइसोटोप, इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है 5568 इयर्स, यानी 5568 इयर्स के बाद जितना कार्बन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उसका आधा बचेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरे अंदर क्या ये कार्बन 14 है? मरने के बाद तो मैं भी फॉसिल हो गई, जला दिया गया वो अलग बात है, लेकिन ठीक है फॉसिल्स की बात है, कोई भी जो भी डेड बॉडीज हमें वहां से मिल रही है वो हो गया फॉसिल। तो उस फॉसिल के पास कितने साल पहले ये कार्बन 14 आया कैसे? अभी तक तो मैम आप बोल रहे हो कि हमने वो रेडियो आइसोटोप डाल दिया, तो इसके अंदर क्या हमने डाला? डेफिनेटली नॉट। ये तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पुराने जो गायब हो चुके हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास है एटमॉस्फेयर में N714, नाइट्रोजन तो होता ही है ना भाई, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स से ये बम्बार्ड होता है ड्यू टू कॉस्मिक रेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस को हम लोग ना देखते हैं ना हमें पता चलता है, ठीक है, कि कितना स्टार हमारे नजदीक आया या उसमें से कितनी कॉस्मिक रेस प्रोड्यूस हुई, कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, जो भी उन सब के कारण इसके अंदर रेडियो एक्टिव चेंजेस आए, डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसको न्यूट्रॉन ने आके धक्का मारा और फिर ये चेंज हो गया इनटू C614। ये कार्बन अपने आप एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, हमने नहीं डाला,
अपने आप नेचुरल अकरिंग, अमाउंट बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल कार्बन से भी ज्यादा ये हो जाए, नहीं भैया, हमारा नॉर्मल कार्बन तो कौन सा है, C612। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कम प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ नेचुरल फिनोमेनास के कारण इसका थोड़ा सा अमाउंट प्रोड्यूस हो गया। अब यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो C614 है ये प्लांट के अंदर पहुंच गया बहुत कम अमाउंट में। अब उस प्लांट को खाई रहे, तो हम भी अभी खाते, हमारे अंदर भी बाय डिफॉल्ट C614 थोड़ा बहुत होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। क्योंकि लाइफ टाइम में आपने चाहे प्लांट खाया हो, चाहे उस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया हो और उस एनिमल को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया हो, कैसे भी करके ये C614 बॉडी में जाएगा ही जाएगा। ठीक, अब वो C614 का अमाउंट हम लोग अभी चेक करते हैं कि ये कितना बचा हुआ है, उस टाइम कितना होगा, और फिर हम अंदाजा मतलब कैलकुलेट करके निकालते हैं कि भाई ये कितना टाइम पीरियड पुराना फॉसिल है। अपन लोग फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो हमारे पास में N0 नंबर है जो 12 और 14 का कॉम्बिनेशन है, C612 और C614। N14 वाला कितना है, तो बोले N0, फॉर्मूला बताया ना, रेस टू, बताया ना फॉर्मूला ये वाला आपको। अब क्या करेंगे, अपने पास तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो N14 इज इक्वल टू N0 की जगह N12 प्लस N14। मैम ये नहीं समझ में आया, बच्चा इनिशियली उसके पास 12 भी है और उसके पास में 14 भी है, तो इनिशियली 12 प्लस 14। अभी किसको चेक कर रहे हैं, बोले कितना कौन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो कार्बन 14 कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, तो N14 फॉर्मूला N14 के लिए चला, N0 e रेस टू माइनस डेल्टा टी। N0 कितना है, तो N12 प्लस N14, पहले दोनों थे उसमें से डिसइंटीग्रेट कौन हुआ, N14 बना, हमारा आंसर ये वाला चलेगा। नाउ इट इज e रेस टू माइनस डेल्टा टी, इसको यही रहने दो, इस वाले को नीचे पहुंचा दो, इधर लिख देते हो, क्या बचा, N14 अपॉन N12 प्लस N14 इज इक्वल टू e रेस टू, अब पावर को पॉजिटिव करना पड़ता है, बोलो जल्दी, हाँ तो रेसिप्रोकल, पहले वही स्टेप लिख देते हूँ, e रेस टू लैम्डा टी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल N12 प्लस अपॉन N14, N14 अपॉन N14, और ये बचा N12 अपॉन N14 इज इक्वल टू e रेस टू, उसके बाद लॉग निकालना पड़ता है ना भाई, ln वाला, बोलो क्या लिखूं, अरे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा टी, ई एक्सपोनेंट हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस N12 अपॉन, उसके बाद लैम्डा को नीचे ले आओ और इस ln की जगह 2.303 लॉग, तो फाइनल आंसर T is equal to 2.303 log of 1 plus N12 upon N14, और यहाँ पर अपॉन में लैम्डा, तो इससे हमें वो टाइम पीरियड पता चलेगा कि व्हाट इज द टाइम लास्ट। हमें क्या मालूम लैम्डा कितना लेना है, तो वो भी बता देते हो। लैम्डा लेने के लिए हम लोग यहाँ लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ अपन ने कितना लिखा है 5568 इयर्स, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा, ठीक।